नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की सबसे चर्चित अनुसूची, जिसे अनुसूची 9 के नाम से भी जाना जाता है। मेरा नाम है मनोज तोसियान और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अनुसूचियाँ क्या होती हैं और इनमें भी 9वीं अनुसूची की क्या विशेषताएं हैं और इस अनुसूची के संबंध में न्यायपालिका ने क्या क्या निर्णय दिए हैं, और अंत में हम चर्चा करेंगे कुछ समसामयिक मुद्दों पर। मित्रों, भारतीय संविधान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला भाग है प्रस्तावना, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, और इस भाग को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया है। दूसरा इसका भाग है प्रावधान, जिन्हें अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक गिना जाता है, और इन्हीं प्रावधानों में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको विस्तार की आवश्यकता है, तो इन्हीं को विस्तार देने के लिए संविधान में अनुसूचियों को शामिल किया गया है। और संविधान का सबसे अंतिम भाग है परिशिष्ट या अपेंडिक्स। हालांकि अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के पश्चात ये अब निष्प्रभावी हो गए हैं। मित्रों देखिए, जैसे संविधान का अनुच्छेद 1 है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। केवल उसमें इतनी व्यवस्था की गई है, परंतु इसी अनुच्छेद को विस्तार दिया गया है अनुसूची 1 में। उन राज्यों के क्षेत्र कहाँ तक हैं, उनकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक हैं, उन सब का उल्लेख किया गया है अनुसूची 1 में। इसी प्रकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों में विभिन्न पदाधिकारियों के लिए वेतन और भत्तों का प्रावधान किया गया है, और उनको कितना कितना वेतन मिलेगा, अर्थात इसको विस्तार दिया गया है अनुसूची 2 में। इसी प्रकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अधीन जो है शपथ व प्रतिज्ञा धारण करते हैं विभिन्न प्राधिकारी, और उन्हीं शपथ व प्रतिज्ञाओं का जो प्रारूप है उनको विस्तार दिया गया है अनुसूची 3 में। तो इसी प्रकार की अनुसूचियां संविधान में 8 थी, परंतु वर्तमान समय में इन अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। इनमें 9वीं अनुसूची का संबंध है कुछ अधिनियमों व विनियमों के विधि मान्यकरण से। इस अनुसूची को अस्तित्व में लाने का श्रेय जाता है समाजवाद के समर्थक चाचा नेहरू को। जब संविधान सभा में संविधान पर विचार विमर्श हो रहा था, तो कुछ ऐसे प्रावधान भी शामिल किए गए थे जो समाजवादी नीतियों को कारगर करने के लिए थे, जबकि कुछ प्रावधान ऐसे थे जो समाजवाद को लागू करने में रुकावट डाल सकते थे। उन्हीं प्रावधानों में से एक थे मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध भी थे और मौलिक अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध भी थे, जबकि समाजवाद सभी प्रकार की व्यवस्थाओं पर राज्य का अधिकार मांगता है। समाजवादी नीतियों को ही लागू करने के लिए स्वतंत्र भारत में 1950 में भूमि सुधार शुरू कर दिए गए थे, और इनकी अगुवाई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार ये राज्य कर रहे थे। इन्हीं भूमि सुधारों को सबसे पहले पटना हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई थी, और कामेश्वर सिंह बनाम बिहार 1950 के मामले में पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जो लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 बिहार सरकार ने बनाया है, यह मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, इसलिए यह अवैध है, और यह कहते हुए इस एक्ट को निरस्त कर दिया था। इस एक्ट के निरस्त होते ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें भय विद्यमान हो गया था, और वह जो है ये मानने लगी थी कि मौलिक अधिकारों से टकराने के कारण भूमि सुधार निष्प्रभावी हो जाएंगे। इसलिए संविधान में कुछ ऐसे संशोधन की आवश्यकता है कि मौलिक अधिकारों को क्रॉस करते हुए भूमि सुधार लागू किए जा सके, और समाजवादी नीतियों जो अपनाई जा रही हैं उनको जो है धरातलीय स्तर पर उतारा जा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 पारित किया गया, जिसमें अनुच्छेद 31 का बी जोड़ा गया, और उसमें यह प्रावधान किया गया कि अनुसूची 9 में शामिल कोई अधिनियम, नियम या विनियम इस आधार पर विधिमान्य नहीं होगा कि वह भाग 3 के संगत है या न्यायालय के किसी आदेश या डिग्री का उल्लंघन करता है। अर्थात
अनुसूची 9 का सृजन कर दिया गया अनुच्छेद 31 के बी के तहत, या दूसरे शब्दों में कहा जाए अनुच्छेद 31 के बी को विस्तार देने के लिए ही अनुसूची 9 का सृजन किया गया। और साथ ही साथ इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि उक्त अधिनियमों और विनियमों में से प्रत्येक उसे निरसित या संशोधित करने की किसी सक्षम विधानमंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए प्रवृत्त बना रहेगा। अर्थात अनुसूची 9 में जो भी विधि डाली जाएगी उसे भूतलक्षी प्रभाव या रिट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से लागू किया जा सकेगा। अर्थात यदि कोई ऐसा कानून है जिसे न्यायपालिका ने निरस्त कर दिया है परंतु सरकार ने उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया है, तो भी वह कानून डालने की तिथि से वैध माना जाएगा। तो यहीं से एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर। अर्थात जो अनुसूची 9 है वह मुख्यतः समाजवादी नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए जो भूमि सुधार लाए जा रहे थे उन्हीं से संबंधित थी। प्रारंभ में इसमें कुल 13 कानूनों को शामिल किया गया, जिनकी संख्या अब वर्तमान में बढ़कर 284 हो गई है। इसी अनुसूची के संबंध में कुछ ऐसे मामले भी आए हैं जिन्होंने इसे एक नई दिशा प्रदान की है। सबसे पहला मामला है, हालांकि इस अनुसूची से यह मामला सीधा संबंधित नहीं है परंतु इसके बैकग्राउंड को क्रिएट करता है। यह मामला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि विधायिका मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है जिनमें मौलिक अधिकार भी शामिल है, बशर्ते संविधान का मौलिक ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं होना चाहिए। अनुसूची 9 के संबंध में जो सीधा मामला सामने आता है वह है वामन राव बनाम भारत संघ 1980 का मामला। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि केशवानंद भारती का मामला है 24 अप्रैल 1973 का। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यदि इस मामले से पहले अनुसूची 9 में कोई अधिनियम, नियम या विनियम शामिल है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अर्थात वह भले ही संविधान के किसी भी भाग को प्रभावित करता हो, परंतु यदि इस प्रावधान के बाद इस अनुसूची में कोई भी अधिनियम, नियम या विनियम शामिल किया जाता है तो न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह मूल ढांचे के आधार पर इन अधिनियमों, नियमों या विनियमों का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उसे निरस्त भी कर सकती है। और इसी प्रकार के मामले को दोहराया IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 के मामले में। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि 9वीं अनुसूची में केशवानंद भारती मामले के बाद में जितने भी नियम, अधिनियम, विनियम इस अनुसूची में डाले जाएंगे उन पर मूल ढांचे का सिद्धांत लागू होगा। और साथ ही साथ यह भी कहा कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 यदि इस अनुसूची से प्रभावित होते हैं और संबंधित अधिनियम, नियम या विनियम केशवानंद भारती मामले के इस अनुसूची में डाले गए हैं तो उन्हें भी निष्प्रभावी कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में ये अनुसूची चर्चाओं में रही भी है कि तमिलनाडु में ओबीसी को 50% आरक्षण देने की मांग के लिए एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया और यह कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत आपने याचिका डाली है और अनुच्छेद 32 का प्रयोग केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए किया जा सकता है, जबकि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। और पदोन्नति को भी जो है सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार स्वीकार करने से मना कर दिया है। और तब के बाद यह देखा जा रहा है कि कुछ राजनीतिक दल पदोन्नति में आरक्षण को 9th शेड्यूल में शामिल करने की जो है आवाज़ उठा रहे हैं।
मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न नज़र आ रहा होगा, निम्नलिखित में से किस राज्य के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। आपके जो विकल्प हैं वो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।